हेलो। सुधा कपूर मैडम। हाँ जी मैडम। शुरू करें क्या? सर आ गए शायद से। सर आ गए हैं, आप शुरू कर सकती हैं। सिसोदिया सर, नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उमा गोले मैडम भी नजर आ रही है। उमा गोले मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। सर मैं शुरू करूंगा कार्यक्रम। Respected Dr. Suresh Silawat sir, Additional Director Higher Education Division और चेयरपर्सन वर्कशॉप के। Respected Dr. Sumitra Vaskal मैडम, प्रिंसिपल एंड पेटर्न ऑफ वर्कशॉप। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर यतेंद्र सिंह सिसोदिया, डायरेक्टर एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उज्जैन। वर्कशॉप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सुधा कपूर, प्रोफेसर ज्योग्राफी। ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर डॉक्टर राखी शुक्ला एंड डॉक्टर भक्ति चौरे, प्रोफेसर ज्योग्राफी, तथा सभी उपस्थित प्रतिभागियों का मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर से और माता जीजाबाई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मोदी तबेला इंदौर की ओर से मैं डॉक्टर अर्चना पुरोहित आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस 7 डेज वर्कशॉप में जो रिसर्च मैथोडोलॉजी सोशल साइंस पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। सर आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये वर्कशॉप का 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में हमने रिसर्च रिपोर्ट, टाइप्स इन स्टाइल, inferential statistics and testing of hypothesis, challenges of empirical research in social sciences, conceptualization of research and literature review पर चर्चा की है सर। मैं अपने प्रतिभागियों को ये बताना चाहूंगी कि आज हमारे बीच में प्रोफेसर सिसोदिया उपस्थित हैं जो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रिपेयरिंग रिसर्च प्रपोजल पर जानकारी देंगे। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो आज की जो चर्चा है वो निश्चित रूप से प्रतिभागियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मैं सर का पुनः भूगोल विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ और हमारे विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर सुधा कपूर से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सर का परिचय दें। डॉक्टर सुधा कपूर मैडम। धन्यवाद अर्चना मैडम। धन्यवाद मैडम। सर नमस्कार। मैं सुधा कपूर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेश सिलावट सर, एडी हायर एजुकेशन इंदौर डिवीजन, पैट्रन डॉक्टर सुमित्रा वास्के, प्राचार्य माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर, ऑनरेबल स्पीकर प्रोफेसर यतेंद्र कुमार सिसोदिया सर, एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस डायरेक्टर उज्जैन, वर्कशॉप की कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना पुरोहित, नेक प्रभारी एवं एचओडी भूगोल विभाग, आईपीएससी प्रभारी डॉक्टर कुशल जैन मैडम, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजिंग टीम की मेंबर डॉक्टर राखी शुक्ला, डॉक्टर भक्ति चौरे मैडम और सभी पार्टिसिपेंट्स मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आज प्रोफेसर यतेंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित हैं। बहुत गर्व की बात है कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और इसलिए मैं अभी आप सबके बीच में चाहती हूँ कि सर, वैसे तो सर का परिचय देना जरूरी नहीं है क्योंकि सर को सभी लोग जानते हैं, पर फिर भी मैं सर का परिचय देना जरूरी समझती हूँ। प्रोफेसर यतेंद्र सिंह सिसोदिया वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन के माननीय निदेशक हैं। आपकी अभिरुचि का क्षेत्र लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, अभिशासन, मतदान व्यवहार, आदिवासी और विकास के मुद्दे हैं। तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र और पंचायती राज के क्षेत्र में किए गए अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण आपको वर्ष 2017 में प्रोफेसर जी राम रेड्डी सोशल साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप वर्ष 17-18 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की अनुसंधान संस्थान समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। आप वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय
विश्वविद्यालय सागर के फर्स्ट बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। आप पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित 14वें वित्त आयोग के व्यय के मूल्यांकन हेतु गठित कॉमन रिव्यू मिशन के माननीय सदस्य भी रह चुके हैं। आप यूनेस्को के सहयोग के लिए गठित भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सदस्य हैं। आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 16 के पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उनकी प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु गठित पहले रिव्यू मिशन के आप सदस्य रहे हैं। आप लोक नीति CSDS दिल्ली के मध्य प्रदेश राज्य के राज्य समन्वयक भी हैं। आप अनेक संस्थानों और संगठनों के आजीवन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ग्राफिक शोध जर्नलों में आप संपादक मंडल में सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में आप मध्य प्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंस और मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल के संपादक हैं। आपने अब तक 18 पुस्तकों की रचना अथवा संपादन किया है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: स्ट्रेटेजीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पीपल पार्टिसिपेशन चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स इन रूरल इंडिया, हाउ इंडिया वोट्स स्टेट बाय स्टेट लुक, 2 decades of Panchayati Raj in India, experience, issues, challenges and opportunities, development at discontent in tribal India आदि। इसके अतिरिक्त आपने 5 मोनोग्राफ की रचना भी की है। आपके 85 शोध पत्र विभिन्न रेफरेंस शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य मंत्रालयों और विभिन्न अनुसंधान संगठनों जैसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और योजना आयोग द्वारा अनुदानित 45 अनुसंधान परियोजनाओं को अब तक पूर्ण किया है। आपने देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 240 से अधिक सेमिनार, कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लिया है। आप अपने लेखन के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट, राष्ट्रीय सहारा, नई दुनिया और दैनिक भास्कर आदि में निरंतर अपना योगदान करते रहे हैं। आपने 70 संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है। विगत 20 वर्षों से आप सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रविधि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। आपके निर्देशन में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अब तक 18 शोध छात्रों को PhD डिग्री प्राप्त हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आपने वर्ष 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वर्ष 13 में यूनाइटेड किंगडम की अकादमिक यात्रा की। इसके अतिरिक्त अपनी अकादमिक यात्राओं के अंतर्गत आप दक्षिण कोरिया, मलेशिया, दुबई, बांग्लादेश आदि देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। आज आपको अपने बीच में पाकर हम सभी हर्षित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए आदरणीय सिसोदिया सर से आग्रह करूंगी कि आप अपने विचारों को हमारे बीच में रखने के लिए सादर आमंत्रित है। आदरणीय सिसोदिया सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग साथ में। जी। सबसे पहले तो आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद। और मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? जी सर, दिख रही है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो महाविद्यालय की प्राचार्य, एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर सिलावट और भूगोल विभाग के सभी संकाय सदस्य और महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण एवं सभी उपस्थित प्रतिभागीगण, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रविधि और शोध प्रविधि को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पिछले एक लंबे समय से, चूंकि मैं एक शोध संस्थान से आता हूं और यहाँ 25 वर्ष से हम इस विषय को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और हमें अनुभव होता रहा है कि यह जो पूरा विमर्श का सिलसिला है ये विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से होता हुआ ये महाविद्यालय स्तर तक पहुंचना चाहिए। जब तक हम उस राजनीतिक
उन महाविद्यालयीन परिसरों तक इस शोध की संस्कृति का प्रवेश नहीं करवाएंगे, तब तक हम बड़े बदलाव की अपेक्षा नहीं कर सकते। और उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयास है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई प्रेषित करता हूं। चूंकि आज 5वां दिन है और बहुत सारे विषयों पर आप लोग से कई जो रिसोर्स पर्सन है वो चर्चा कर चुके हैं, और इसलिए जब मुझसे संपर्क किया गया तो मैंने कहा कि मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त होगा कि मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करूं जो आपके लिए सीधा उपयोगी होगा, क्योंकि एक अनुसंधान की समस्या का निर्धारण और एक शोध प्रस्ताव का निर्माण, ये दोनों एक इस तरह की प्रक्रियाएं हैं जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता किसी भी अनुसंधान को आरंभ करने के लिए होती है। और मूलतः ये हमें जानना और समझना चाहिए कि आखिर हम जिस परिवेश में हैं, जिस तरह की हमारे यहाँ इकोसिस्टम है, जिस तरह का हमारा रिसर्च कल्चर है, जिस तरह का हमारा हायर एजुकेशन का पूरा परिवेश और पर्यावरण है, उसमें हम लोग कहाँ पर हैं, इसको हमें थोड़ा देखना और समझना चाहिए। और रिसर्च बेसिकली क्या है? रिसर्च एक तरह से हमारे लिए एक नए ज्ञान की तलाश है, नवीन विचारों और अभिनव प्रयोगों को जानने का एक प्रक्रम है, और जिसमें हम कई सारे प्रश्नों को खड़े करते हैं और फिर उनके उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, और मूलतः यह ज्ञान में अभिवृद्धि का काम करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू मेक समथिंग टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन उससे आगे बढ़कर अनुसंधान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमारे में और आम जन के बीच का जो फर्क है वो यहाँ हमें पता चलता है। अनुसंधानकर्ता वह देखता है जो सबने देखा है, लेकिन वह जो सोचता है वो और लोग नहीं सोच सकते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉमन मैन एंड द रिसर्चर। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी else has seen and to think what nobody has thought। ये फर्क है। और इससे आगे जब हम बढ़कर अब जो वर्तमान परिदृश्य है, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आ चुकी है, बहुत तेज गति से उसको आगे ले जाने की बात हो रही है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में मैं आपसे कुछ जो यूजीसी की एक रिपोर्ट है उसके संदर्भ में बहुत संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरह से improving the quality of research by faculty and creation of new knowledge and strategies for improving research culture in colleges and university। ये जुलाई 2019 की एक रिपोर्ट है यूजीसी की। ये रिपोर्ट हमारे सामने कुछ जो तस्वीर है उसकी चर्चा करती है, और भारतीय जो विश्वविद्यालय व्यवस्था है उसको वो 4 भागों में तोड़ती है। उसका एक कहना है कि सामाजिक स्तर पर, भाषाई स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और अवस्थितिक स्तर पर हम इस भारतीय विश्वविद्यालय व्यवस्था को बांट सकते हैं, और इसलिए यह एक हेट्रोजीनस व्यवस्था है, ये होमोजीनस नहीं है। इसीलिए हमारे कुछ विश्वविद्यालय, कुछ महाविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊपर है, वहीं पर कुछ मीडियोकर है, कुछ बिलो एवरेज है, कुछ उससे भी नीचे की स्थिति में है। और इनको फिर अगर हम लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, कुछ अर्बन एरिया में, कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में और कुछ जनजातीय क्षेत्रों में। इन सभी व्यवस्थाओं को यदि फिर से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कुछ रीच है, कुछ मॉडरेट है और कुछ पुअर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उस रिपोर्ट में कहा गया वो ये कहती है कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च का लेवल है वो कुछ अपवादों को छोड़कर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी है, और यही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है जहां से हमें बातचीत शुरू करना चाहिए। यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही है वो रिपोर्ट की जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है कई इंस्टीट्यूट्स की वो अलार्मिंगली पुअर है, और मुझे लगता है ये ही हम सब के लिए विमर्श का बड़ा कारण होना चाहिए, और उसी के लिए हम शायद चर्चा के लिए यहाँ आज एकत्र हैं। और एक और जो संदर्भ है जिसकी बात ये रिपोर्ट कहती है उसमें वो ये बताती है कि ज्यादातर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है रिसर्च के, उन रिसर्च में इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से अनुसंधान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को देखा गया है, और
एक आंकड़ा है जो बहुत महत्वपूर्ण, जो हमें समझना चाहिए। वो ये कहता है कि किस तरह से विज्ञान में लगभग 25% और समाज विज्ञानों में लगभग 40% जो हमारी रिसर्च हो रही है वो रिसर्च सब स्टैंडर्ड की है या दोयम दर्जे की है। और एक और आंकड़ा है जो ये कहता है कि जो इंडियन एकेडमिक्स में जो हम डिफरेंट जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं उनमें से 35% फेक जर्नल्स हैं। ये आंकड़ा भी मुझे लगता है कि हम सब के लिए चिंता का बड़ा कारण होना चाहिए। और फिर इनमें एक और चीज जो हमारे सामने निकल कर आ रही है, जो उस रिपोर्ट का हिस्सा है, वो ये कहती है कि किस तरह से जो प्रीडेटरी जर्नल्स हैं या जो इस तरह के जर्नल्स हैं जिनमें लेख छप रहे हैं हमारे संकाय सदस्यों के, उनमें प्लेजरिज्म, डेटा मैनिपुलेशन ग्रेट कंसर्न है। प्लेजरिज्म मतलब जो साहित्यिक चोरी हो रही है या जो आंकड़ों का जो छल है या उसका चालाकी से उपयोग किया गया है, ये बड़ा कंसर्न है। और वो हमारी क्रेडिबिलिटी को, हमारे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ हम सब के लिए होना चाहिए। और एक और बात जो वो रिपोर्ट कहती है, वो ये कहती है कि किस तरह से यूजीसी के स्तर पर या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्तर पर या मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो हमारे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी सर्कुलर्स होते हैं, नियम होते हैं, वो हमें दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन केवल और केवल तब संभव हो सकता है जब हम संस्थाओं के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर आंतरिक अकादमिक प्रक्रियाओं को कठोर सचेत जो प्रोसीजर्स के थ्रू जब तक नहीं लेके जाएंगे तब तक उसमें बड़े बदलाव को हम नहीं देख सकते। और ये एक बड़ा संदर्भ है जिसे हमें समझना चाहिए अनुसंधान के संदर्भ में। चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने की बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर और मध्य प्रदेश स्तर पर भी। उस संदर्भ में यदि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और रिसर्च के इस पूरे कंटेक्स्ट को देखें और समझें तो हमारे सामने कुछ बड़े सवाल उभर कर आते हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। और उसमें जो बड़ा संदर्भ है वो विजन क्या है उस डॉक्यूमेंट का? उस डॉक्यूमेंट का विजन है एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। हमारी बहस अभी तक जो थी उस शिक्षा के संदर्भ में वो ये थी कि हम शिक्षा को पहुंचा पाए, लेकिन ये उससे एक कदम आगे जाकर नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करने की बात कर रही है थ्रू द क्वालिटी ऑफ गुड एजुकेशन एट द हायर एजुकेशन लेवल। और उस पूरे संदर्भ में यदि उस पूरे डॉक्यूमेंट का केवल एक छोटा हिस्सा जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, यदि हम उस पर ही बात करें तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसको लेकर की बहुत तेज गति से काम चल रहा है, जिसमें मेरू जैसी यूनिवर्सिटीज को बनाने की बात हो रही है, महाविद्यालयों को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में क्रिएट करने की बात हो रही है, जहां पर रिसर्च और टीचिंग दोनों एक साथ हो सके और डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो सके, उसकी बात हो रही है। यदि उस पूरे कंटेक्स्ट में हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो अनुसंधान के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी के निर्माण की बात कर रहा है, ए रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ रिसर्च जिसकी बात ये कह रहा है और जिसकी आज आवश्यकता है। उससे आगे बढ़कर ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात जहां पर इस पूरी पॉलिसी में होती है, वहां ये बात और प्रबलता से रेखांकित की गई है कि किस तरह से हमें अनुसंधान की महत्ता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है। और समाज विज्ञान के अध्येताओं को, शिक्षकों को, छात्रों को यह समझना चाहिए कि जब इस पूरे कंटेक्स्ट में जब ये बात हो रही है, वो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उसके साथ में ये रिपोर्ट जिसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करते समय कहते हैं इस तरह से हमें इकोनॉमिक, सोशल और इंटेलेक्चुअल इश्यूज जो कि सोशल साइंस का डोमेन एरिया है, उनकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा की आवश्यकता है। इसलिए इसको हमें समझना पड़ेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि किस तरह से हमारी जीडीपी का केवल 0.69% ही
रिसर्च, इनोवेशन, R&D पर खर्च होता है, वहीं पर अमेरिका जैसे देश में 2.8%, इजराइल में 4.3%, साउथ कोरिया में 4.3%। और उस पूरे संदर्भ में यदि हम देखें तो शायद सरकार भी अब इस पूरे संदर्भ को समझने का प्रयास कर रही है और हो सकता है आने वाले समय में रिसर्च के लिए जो फंडिंग है वो ज्यादा लिबरल होगी, ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा व्यापक होगी। तो हम सब के लिए आने वाले समय में अवसर बहुत असीमित होंगे। इसमें हम जो लोग इस तरह के विषयों के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी का एक अवसर होगा, ऐसा प्रतीत होता है। अब उससे आगे बढ़कर इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो हम समाज विज्ञान के या विज्ञान और अन्य अंतर अनुशासनिक विषयों से आते हैं उनके संदर्भ में समझने की आवश्यकता है कि ये रिपोर्ट कहती है कि किस तरह से हमें भारत के सम्मुख जो सामाजिक चुनौतियां हैं उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए अनुसंधान के माध्यम से। और वो रिपोर्ट में बहुत कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि सभी के लिए स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर आवागमन, शुद्ध हवा, ऊर्जा, अधोसंरचनात्मक विकास, जिसके लिए विज्ञान और तकनीकी की विशेषज्ञता के साथ समाज विज्ञान और मानविकी की गहरी समझ की देश के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों को जानने में मदद कर सकती है। यह जो अंतिम पैराग्राफ है वो इस बात को बहुत स्पष्टता के सामने हमारे सामने रखता है कि किस तरह से हमारे लिए सोशल साइंस का रिलेवेंस आने वाले समय में कितना व्यापक और बड़ा होगा जब अनुसंधान के संदर्भ में बातचीत होगी। और एक और जो संदर्भ है जिसकी बात यहाँ लगातार हो रही है हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, रिसर्च के कंटेक्स्ट में, कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चिंता है हमें उस अनुसंधान की संस्कृति और ज्ञान के सृजन का पर्यावरण का निर्माण करना है। सबसे पहले तो हमें उस कल्चर और इकोसिस्टम और उस पारिस्थितिकी का निर्माण करना है जिससे कि हम हमारे परिसरों में उस माहौल को पैदा कर पाए। और उसके बाद में एक बड़ा संदर्भ जो इस रिपोर्ट में कहा गया है वो ये कहता है कि विश्व के अधिकांश सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालयीन व्यवस्थाओं में हुआ है। तो यहाँ यह भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है कि हमारे विश्वविद्यालय या हमारे महाविद्यालय या हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थान है वो विषय की सीमाओं से बंद कर न रहे, हम अंतर विषयक अनुसंधान की तरफ आगे बढ़े। इसकी शायद आने वाले समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसीलिए अब आवश्यकता है कि हम दोनों काम करें। हमें क्वालिटेटिव डिफरेंस तो लाना ही है, क्वालिटेटिव डिफरेंस भी लाना है कि पहले तो हम बहुत कम अनुसंधान कर रहे हैं तो पहले तो अनुसंधान की प्रक्रिया में सम्मिलित हो, सम्मिलित होने के बाद जो अनुसंधान हमारे माध्यम से सृजित हो उसकी गुणवत्ता बहुत व्यापक, महत्वपूर्ण और उत्तम स्तर की होना चाहिए। ये एक बड़ा संदर्भ है। और इस संदर्भ में एक और बातचीत जिसकी चर्चा इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के संदर्भ में की गई है उसमें कहा गया कि किस तरह से जो संकाय उन्नयन और प्रबंधन की व्यवस्था में अनुसंधान की वरीयता और परिवर्तन को अपेक्षित माना जाना चाहिए। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह की रिपोर्ट को जब अनवेल किया जाएगा तो उसमें फैकल्टी में कैरियर डेवलपमेंट को लेकर और रिसर्च की जो वेटेज है वो आने वाले समय में बाय डिफॉल्ट बढ़ने वाला है। और इसलिए अब ये आवश्यकता है कि हम उस शोध की संस्कृति का विकास करें। और इसमें जो एक बात महत्वपूर्ण जो कही गई है वो ये है कि अकादमिक संस्थानों में अनुसंधान का बीजारोपण, पल्लवन, पुष्पन और उसकी विशेषज्ञता को उन विश्वविद्यालयों में हमें लेके जाना है, हमें उन महाविद्यालयों में लेके जाना है जहां भी अनुसंधान शैशव की अवस्था में, बाल्यकाल में है। और मुझे लगता है ये एक संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है हम जिस तरह के परिवेश में अभी है उसके संदर्भ में। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और रिसर्च को लेकर जब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अपनी प्रक्रियाएं आरंभ करेगी, जिस तरह से हमारे कुरिकुलम डिजाइन होंगे, जिस तरह की पेडागोजी की बात होगी, जिस तरह की रिसर्च की प्रेफरेंस की बात होगी, जिस तरह के फैकल्टी परफॉर्मेंस की बात होगी, मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर
आज हम चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। और एक जो बड़ा संदर्भ है कि हम उस रिसर्च की क्वालिटी और कल्चर ऑफ इनोवेशन को लेकर कितने तैयार हैं। मुझे लगता है इसके लिए भी एक समय है जिस पर बातचीत होना चाहिए। और एक बहुत सारे डिफरेंसेस एजुकेशनल स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो कल्चर है, उसके बाद में जो स्टेट कैपिटल में कल्चर है, बड़े शहरों में जो कल्चर है, उससे छोटे शहरों में और फिर कस्बाई और उससे बिल्कुल नीचे की स्थिति में अलग अलग तरह का हमारा हायर एजुकेशन का कल्चर है। चाहे वो पेडागोगी को लेकर हो, अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट की बात हो, टेक्स्ट मटेरियल की बात हो। और इसलिए ये बात रिपोर्ट में भी कहा है और ये सबके संदर्भ में भी लागू होती है कि किस तरह से हमें अब एक बॉटम अप अप्रोच की ओर बढ़ना चाहिए। हम टॉप डाउन अप्रोच से अब हायर एजुकेशन में बड़ा रिवाइवल नहीं ला सकते। और वो बॉटम अप अप्रोच जिसकी जो हमेशा इस बात की मुखालफत करता है कि वो वन साइज फिट्स ऑल नहीं चल सकता। हम राष्ट्रीय स्तर के जो सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय में जो चीजें हो रही है, लगभग वैसी ही चीजें हम एकदम मुफिसल एरिया में हमारे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से अपेक्षा करते हैं, तो वो बेमानी है। तो फिर उसमें बदलाव किस तरह से होगा? तो हमें हमारी स्वॉट एनालिसिस हमारे कॉलेज के लेवल पर करना पड़ेगी। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी थ्रेट क्या है, और उसके आधार पर फिर हमें एक कल्चर को एम्बाइब करना होगा, एक इकोसिस्टम को डेवलप करना होगा, तब हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से क्लासरूम पेडागोजी में, करिकुलर डिजाइन में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को कैसे इन्वॉल्व करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें अब जो इनोवेशन हो रहे हैं और अब हम 21वीं सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में है, जिसमें ये सब चीजें वन क्लिक अवे है। तो अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ओनली वन क्लिक अवे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जिस पर हमें बात करना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर अब ये संदर्भ आ गया है कि हमें विषय की जो परिधि है उसको और ज्यादा वेल डिफाइन करने की जरूरत है, जिसमें हमें अंतर अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक, परा अनुशासनिक जो अनुसंधान के विषय है उनको पहचानना चाहिए। जैसे आपके यहाँ ये कार्यक्रम भूगोल विभाग कर रहा है, इसी तरह से कुछ ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आप लोग प्लान कर सकते हैं जिसमें कि आपके यहाँ के अन्य समाज विज्ञान के 3 से 4 विभाग मिलकर एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं और उस परियोजना का संदर्भ आपके यहाँ की स्थानीय समस्या हो। मैं थोड़ा सा आगे चलकर उस पर आऊंगा। और एक और जो महत्वपूर्ण है, रिसर्च हम किसके लिए करेंगे? रिसर्च हम करेंगे सोशल कनेक्ट के लिए। जो समाज है जिसमें हम रहते हैं, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके हमारे इर्द गिर्द के उस माहौल में जो सवाल है, जो चुनौतियां हैं, जो प्रश्न है, उनको हम संबोधित करने का प्रयास करें अपने अनुसंधान के माध्यम से। इसकी आवश्यकता है। और संक्षेप में मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से अनुसंधान की यात्रा का आरंभ होता है, जिसमें हम ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। बहुत संक्षेप में इस पर अपनी बात कहूंगा कि किस तरह से हम तत्वमीमांसा या तात्विकी का बात करते हैं, और उसका पूरा संदर्भ केवल इतना भर है कि जो प्रकृति और वास्तविक संरचना क्या है इस संदर्भ में बात करते हैं। ओंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीइंग एंड इज कंसर्न्ड विथ व्हाट इज, इसकी बात वो करता है। और ये एक ऐसी अवधारणा है जो समाज के विभिन्न पहलुओं और उनके अस्तित्व से संबंधित है। इसमें समाज के भीतर विद्यमान विभिन्न प्रकार के तत्व मीमांसा के मुद्दों से संबंधित हम क्या जान सकते हैं उसकी बात होती है। और उस पूरे व्यापक संदर्भ में ओंटोलॉजी एक अनुसंधानकर्ता को यह पहचानने में मदद करता है कि जिसके बारे में वो शोध कर रहा है उसकी प्रकृति और अस्तित्व किस तरह का है, और यह अनुसंधानकर्ता को वास्तविकता से किस तरह से विभिन्न और विरोधी विचारों से निपट सकता है उसकी एक पृष्ठभूमि हमें प्रदान करता है। और यह ओंटोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर विल बी एमिनेटेड थ्रू द बेसिक लिटरेचर अवेलेबल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तो उससे ये आरंभ होती है और फिर वहां से हम आगे बढ़कर एपिस्टेमोलॉजी की तरफ जाते हैं। और बेसिकली जो एपिस्टेमोलॉजी है, यह ज्ञान मीमांसा है
उसका संदर्भ यह है कि ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो सत्य और असत्य के बीच के अंतर को पता करने का प्रयास करता है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। नॉलेज के जो दोनों पहलू हैं उनके बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। और इसमें वो आगे चलकर ये कहता है कि किस तरह से ज्ञान मीमांसा सामान्य तौर पर किसी वस्तु अथवा ज्ञान की प्रकृति को लेकर धारणा बनाते हैं। जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर उसी संदर्भ में जब ज्ञान मीमांसा हमको एक नजरिया प्रदान करती है उस ज्ञान की प्रकृति को देखने और समझने का, और इसमें ज्ञान का जो मूल आधार है, इसकी क्या प्रकृति है, इसका क्या तरीका है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको कैसे संप्रेषित किया जा सकता है, उसके संदर्भ में ये बात करती है। और इसीलिए द एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। और एपिस्टेमोलॉजी में एक और जो व्यापक संदर्भ होता है वो ये होता है कि यह ज्ञान प्राप्त करने की वैधता, क्षेत्र और प्रगति से जुड़ा हुआ होता है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति में अनुसंधान की संरचना के निर्माण को यह प्रभावित करता है। और इसलिए एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी से ही हम उस विषय को समझकर आगे बढ़ते हैं। और अगर हम एक रिसर्च साइकिल पर एक मोटी नजर डालें तो जो नॉलेज क्रिएट होता है, बेसिकली एवरी रिसर्च हैज समथिंग टू एड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसकी बात मैं बहुत आरंभ में कर रहा था। लेकिन वो नॉलेज की प्रक्रिया क्या है, वो एपिस्टेमोलॉजी से निकलता है। ये नॉलेज जो है ये हमारी ऑन्टोलॉजी है, जहां से हम एक एपिस्टेमोलॉजी बनाते हैं। उस एपिस्टेमोलॉजी से फिर जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं तो एक मेथोडोलॉजी डिफाइन होती है। उस मेथोडोलॉजी को जब हम जस्टिफाई करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो हमको वो एग्जैक्ट मेथड पता चलते हैं। और फिर उस मेथड के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, और वो नॉलेज फिर हम डेटा और एनालिसिस के फॉर्म में आता है, और फिर अगेन वो जाके उस नॉलेज में फिर मिल जाता है। और जो बढ़ोतरी हो गई है उसके बाद जो गैप है, उन गैप को हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। और इसी तरह से हम ज्ञान के इस पूरे निरंतर अविरल बहने वाले प्रवाह में हम हिस्सा बनते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब रिसर्च, बेसिकली रिसर्च है क्या, ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि अनलेस वी आर नॉट वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज रिसर्च, वी विल नॉट बी एबल टू एंगेज इनटू रिसर्च। तो रिसर्च एक तरह से जो बौद्धिक एवं व्यवहारिक समस्याओं के लिए वैज्ञानिक पद्धति से उत्तर खोजने का प्रयास अनुसंधान है। बहुत सिंपल शब्दों में, यदि सामान्य अर्थों में इसको जानने का प्रयास करें, और इसमें हम व्यवस्थित ढंग से कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, ज्ञान में अभिवृद्धि करने का प्रयास करते हैं। और रिसर्च इज बेसिकली सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से आंकड़ों का संकलन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रिसर्च में मेथोडोलॉजी को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी विषय को जानने के लिए किसी भी तरह की मेथोडोलॉजी को लेकर कुछ भी तथ्य एकत्र कर ले और उसके आधार पर हम ये कह दें कि ये मैंने प्राप्त किया। Unless it is scientifically designed methodology, the results are always compromised and they will not be taken as seriously as it should be. तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए, इसीलिए मेथोडोलॉजी के संदर्भ में इस तरह की व्यापक चर्चाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता आज के संदर्भ में और पहले भी थी और आज भी है। फिर इन संकलित तथ्यों और बोधगम्य परिणामों और तथ्यों की व्याख्या का प्रविधिगत ढंग से विश्लेषण करना ही अनुसंधान है। और अनुसंधान में हम मूलतः करते क्या है, अनुसंधान में हम वर्णन करते हैं, विवरण करते हैं, समझ विकसित करते हैं, आलोचना करते हैं और व्याख्या करते हैं। ये सब काम हम अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। अब जब हमने यह कर लिया, यह समझ लिया कि व्हाट इज रिसर्च, तो व्हाई रिसर्च, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सामान्य तौर पर जब हम इस विषय में बात करते हैं कि हमें अनुसंधान क्यों करना चाहिए, तो उसको भी हमें समझना चाहिए कि हम कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए। और इसमें बड़ी साफ बात है, जो मित्र इस बातचीत का हिस्सा है या जो अकादमिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चाहे शिक्षक के रूप में करते हो, अनुसंधानकर्ता के रूप में करते हो, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हो या पॉलिसी प्लानर हो, इम्प्लीमेंटर हो, कोई भी जिसकी अनुसंधान को लेकर कोई भी अभिरुचि है, तो उसका यह पहला और सबसे बड़ा
जो वाई क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं। यदि हमारे मन में प्रश्न नहीं है तो फिर अनुसंधान उसके लिए नहीं है। और इसीलिए हम जब नए ज्ञान के सृजन की बात करते हैं या जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, तो फिर उसको जोड़ने के लिए हमें कुछ नई जानकारी को एकत्र करना होता है, हमें कुछ नया पता लगाने का प्रयास करना होता है, हमें कुछ नए विचारों का, सिद्धांतों का सृजन करने का प्रयास करना होता है। और यहाँ उस लाइन को बिल्कुल साफ लिखा है, वन कैन नॉट डू रिसर्च इफ डू नॉट वांट टू नो एनीथिंग। यदि आप कुछ भी नया नहीं जानना चाहते हैं तो अनुसंधान आपके लिए नहीं है, अनुसंधान उन व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसलिए ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम अनुसंधान क्यों करना चाहते हैं, हमारे अनुसंधान के मूल के प्रश्न क्या है और उन प्रश्नों को हम कैसे संबोधित करेंगे और फिर उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रियाएं क्या होगी, प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त होंगे, उसके टूल क्या होंगे, उनका एनालिसिस का पैटर्न क्या होगा और अंत में जो नतीजे निकल के आएंगे उनको हम किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उस अनुसंधान की यात्रा के सहचर नहीं हो सकते। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि देयर इज अ नीड टू हैव अ प्रॉब्लम क्वेश्चन बिफोर समवन इवन थिंक्स ऑफ डूइंग। हम यदि अनुसंधान करने का विचार भी मन में आता है तो उसकी यह पूर्व शर्त है कि हमारे मन में जिस तरह के भी प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर हमारे बीच में क्लैरिटी होना चाहिए, चाहे वो समस्या हो या कोई अनुसंधान का प्रश्न हो, तभी हम रिसर्च की उस जर्नी में एंगेज हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि अनुसंधान तो बहुत तरह का हो रहा है, विश्वविद्यालयों में बहुत हो रहा है, महाविद्यालयों में बहुत रिसर्च हो रहा है, डॉक्टरल लेवल पे बहुत रिसर्च हो रहा है, एमफिल के लेवल पे हो रहा है, इवन मास्टर्स लेवल पर डिसर्टेशन हो रहा है, पॉलिसी इनपुट का रिसर्च अलग हो रहा है। लेकिन आखिर इस रिसर्च की लेयरिंग क्यों है? कुछ अनुसंधान बहुत उच्च श्रेणी के हैं, कुछ बहुत मध्यम दर्जे के हैं और कुछ बहुत निम्न स्तर के हैं। तो ये कुछ चीजें जो हमें बिफोर हैंड समझना चाहिए कि किस तरह के अनुसंधान को हम गुड रिसर्च की कैटेगरी में डालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च को यदि हमें समझना है तो उसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि ये एक रुचिकर विषय हो, सामयिक मुद्दा हो, ये पहली शर्त है जो अच्छे रिसर्च की विशेषता को बताती है। दूसरा है, क्या हम वाकई में इसके लिए प्राथमिक स्रोतों से तथ्यों का संकलन करने वाले हैं? यह अच्छी रिसर्च की दूसरी महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है या विशेषता है। तीसरा है, क्या हम निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत होकर अनुसंधान की इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाह रहे हैं? यह तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। और चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी चर्चा इस पूरी बातचीत में मैं लगातार करता रहूंगा, गुड लिटरेचर रिव्यू, अच्छा साहित्य की समीक्षा। ये अनुसंधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है कि जब तक कि हम एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे हम रिसर्च की इस पूरी जर्नी में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हम कितना जो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है रिसर्च की और लॉजिकल स्ट्रक्चर की उसको कितना समझ पाए और वो समझ कहां से आए। जब भी किसी विषय पर अनुसंधान की इस यात्रा को आरंभ करना है उसके लिए आवश्यकता है कि हम उस विषय में जो स्टैंडर्ड लिटरेचर अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरीज में, ऑनलाइन वेब पोर्टल के थ्रू, डिफरेंट सर्च इंजन के थ्रू उस लिटरेचर को पहले इकट्ठा करें, आइडेंटिफाई करें, स्क्रूटनाइज करें और फिर उस को हम पढ़कर हमारी समझ विकसित करें। एक और महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है कि हम क्या अनुभवजन्य साक्ष्यों को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे अनुसंधान के संदर्भ में माना जाता है। फिर दूसरा, क्या हम उस जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है उसको हम अवधारणात्मक विचारबंध के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो रिसर्च थ्योरी ड्रिवन होती है या जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उनको वैलिडेट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो उस रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, उसको भी हमें देखना और समझना चाहिए। और
अंत में 3 चीजों का इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छी रिसर्च के लिए। कितना ब्यूटीफुली हमने इन 3 चीजों को इंटीग्रेट किया है, जिसमें मेथोडोलॉजी है, लिटरेचर है, एनालिसिस है और कंक्लूजन है। अगर हमने मेथोडोलॉजी को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, उसके प्रॉपर लिटरेचर को समझा है, उसका एनालिसिस ठीक ठाक किया है और उसके कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं प्रॉपर, तो देन दैट रिसर्च विल कम आउट एज ए गुड रिसर्च। और इस पूरे कंटेक्स्ट में कुछ चीजें और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छी रिसर्च की जो आवश्यकता है, वो ये है कि वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, उसे एम्पिरिकल होना चाहिए, अनुभवजन्य होना चाहिए, उसमें रेप्लिकेबिलिटी होना चाहिए, उसमें दोहराव की संभावनाएं होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका उपयोग किया है, यूज ऑफ मल्टीपल मेथड। अभी जो अनुसंधान हो रहे हैं उन अनुसंधानों में हम अक्सर इस बात की वकालत करते हैं कि आप मल्टीपल मेथड यूज करिए। कई बार जब हम अनुसंधान के लिए किसी प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन में जा रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन की 2 विधाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। अगर हम हमारे उस अनुसंधान की सीमाओं में यह संभव है तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डेटा कलेक्ट करें। उससे हम उस प्रश्न की अंतिम गहराई तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं और सत्य के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। और उस दृष्टि से यूज ऑफ मल्टीपल मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसकी यूजफुलनेस होना चाहिए, उसमें कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसमें सामर्थ्य होना चाहिए, वो अनुसंधान कुछ प्रस्तुत कर पाए जिसका कि उपयोग हमारे आने वाले अनुसंधानकर्ता, हमारे नीति निर्माता, हमारे ज्ञान के सृजन के इस माहौल में जितने लोग भी सम्मिलित हैं उन सब के लिए उसकी उपयोगिता हो। ये एक व्यापक संदर्भ है जिसे हमें समझना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने आता है कि किस तरह से हमें एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न का, समस्या का निर्माण करना चाहिए या पहचान करना चाहिए। तो उसके कई तरीके हैं, जैसे उसमें सबसे पहली चीज जिसकी की रेफरेंस बुक हम पढ़ें, हम टेक्स्ट जो उसका अवेलेबल है उसको पढ़ें, सबसे पहली चीज। या जो लोग अकादमिक क्षेत्र में हैं, अब आप में से कई लोग जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का अकादमिक अनुभव लेकर बैठे, आपके अनुभव से आपने जो चीजों को देखा और समझा है उसके आधार पर भी आप एक विषय को चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन ये केवल चिन्हांकन हो रहा है, ये विषय अंतिम रूप से तय नहीं हो रहा है, ये केवल हम एक ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई कर पाएंगे इससे। हमारे अपने जो दैनंदिनी के अनुभव है, हमारे अपने जो प्रतिदिन के अनुभव है, उनके आधार पर भी हम किसी विषय क्षेत्र को अनुसंधान की दृष्टि से उपयुक्त मानते हुए चुन सकते हैं। फिर फील्ड सिचुएशन से जो हमारा वो होता है, क्षेत्रीय जो परिस्थितियां हैं उनसे जो हमारा सामना होता है, उसके आधार पर भी हम कई बार चीजों को समझ पाते हैं। कंसल्टेशन और डिस्कशन जो होता है, कंसल्टेशन और डिस्कशन से संदर्भ ये है कि मान लीजिए आप महाविद्यालय परिसर में हैं, कुछ लोग विश्वविद्यालय परिसर में, कुछ लोग अनुसंधान करता है, हमारे सबके पीयर ग्रुप्स हैं। हम पीयर ग्रुप में बैठकर विषयों पर चर्चा करें और चर्चा करने के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एक अनुसंधान के योग्य क्षेत्र हो सकता है जिस पर कि हम आने वाले भविष्य में काम करेंगे। तो ये इस तरह के कंसल्टेशन और डिस्कशन से भी कई बार विषय निकल कर आते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है ब्रेनस्टॉर्मिंग विद थिंक टैंक। सामान्य तौर पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उस विषय के जो जानकार लोग हैं, वो जानकार लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, जिनको कोई एक एंकर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन एंगेज करती है और वहां पर बैठकर ये तय किया जाता है कि किस तरह के विषयों पर अब आने वाले समय में अनुसंधान किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं 2 छोटे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। एक, आप में से कुछ लोगों ने ICSR और इम्प्रेस प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। इम्प्रेस एक बड़ा थिंक टैंक इनिशिएटिव है जिसमें पॉलिसी इनपुट की रिसर्च की बात हो रही है। और पॉलिसी इनपुट की रिसर्च करने के लिए जब ये तय हुआ कि किस तरह की पॉलिसी इनपुट की रिसर्च होगी, तो समाज विज्ञान के जो निष्णात विद्वान हैं, उन विद्वानों के एक समूह को एक जगह ICSR ने एकत्र किया
और उनसे कहा कि किस तरह से हम कुछ विषयों का निर्धारण करें जिन पर कि हम कॉल फॉर प्रपोजल करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए 10 से ज्यादा डोमेन एरिया आइडेंटिफाई किए और डोमेन एरिया के अंदर फिर हर डोमेन एरिया में लगभग 10 से 12 सब डोमेन एरिया। तो ये कुल मिलाकर एक मोटी 120 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अब हमारे को अगर किसी विषय पे काम करना है तो हमारे पास रेडीमेड 120 तरह के विषय उपलब्ध है। केवल हमको यह तय करना है कि हम उनमें से किस विषय को अपने लिए चुनना चाहते हैं और उस पर किस तरह से काम करेंगे। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जैसे मिनिस्ट्रीज में कॉल फॉर प्रपोजल होता है। मिनिस्ट्रीज में से मुझे पंचायत राज मंत्रालय का एक अनुभव साझा करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष उनके यहाँ एक रिसर्च कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मुझे सदस्य के रूप में आमंत्रित किया था और वहां पर उन्होंने आगामी वर्ष में किस तरह के विषय पर अनुसंधान किया जाना चाहिए, तो उसके लिए कई विषयों की सूची हमने बनाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ हमारी मीटिंग थी। 3-4 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे और भी विभाग के लोग थे, मंत्रालय के लोग थे। उन सब ने मिलकर एक सूची को अंतिम रूप दिया और उसी के आधार पर फिर मंत्रालय ने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से कॉल फॉर प्रपोजल इनवाइट किया था। तो ये जो इनिशिएटिव होते हैं इसमें रेडीमेड टॉपिक्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, उस पर हम एक रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइड रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च को इनिशिएट करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन या जो हमारी अंतर्दृष्टि है उससे भी कई बार हम चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वेबसाइट है, मास मीडिया है, एडिटोरियल्स है, जुडिशियल डिसीजंस है, ये सब भी कुछ एरियाज है जिनके थ्रू हम कई सारे ऐसे विषयों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे रिसर्च के टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद कर सकते। अब एक रिसर्चर के पास में क्या क्वालिटी और स्किल होना चाहिए, और मैं ये बात जब भी बोलता हूं तो मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि टीचिंग और रिसर्च आर कोटरनिमस, ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। यह हम नहीं कह सकते कि मैं चूंकि शिक्षक हूं इसलिए मेरा अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विषय के अद्यतन और नवोन्मेष और नवाचार की प्राप्ति केवल और केवल अनुसंधान के माध्यम से हो सकती है। इसलिए कोई टीचर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने आप को कंप्लीटली रिसर्च से अलूफ रखे और वो टीचिंग में एक्सेल कर जाएगा। टीचिंग में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कारगर अगर माध्यम है तो वो अनुसंधान ही हो सकता है, और उस दृष्टि से हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना चाहिए। और इस पूरे कंटेक्स्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बात मैं बहुत संक्षेप में आपसे करना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम अपनी बात को संप्रेषित कर पा रहे हैं, और एक शिक्षक चूंकि संवाद करता है इसलिए उसमें संप्रेषण की क्षमता होती है, ये माना जाना चाहिए। तो ये क्वालिटी एक रिसर्चर की भी उतनी महत्वपूर्ण है। दूसरा, चूंकि हम ज्ञान, कौशल और उससे जुड़े हुए पठन पाठन के इस पूरे प्रकल्प से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे अंदर एक इंटेलेक्चुअल स्किल की भी जरूरत है, क्योंकि तभी तो हम आमजन और अनुसंधानकर्ता के बीच का जो फर्क है वो यही है कि देखा तो सबने है उस समस्या को, लेकिन उस समस्या पर जो जवाब है वो अनुसंधानकर्ता का अलग ढंग का होगा आमजन की अपेक्षा, और ये तभी संभव है जब हम उस इंटेलेक्चुअल स्किल के साथ उस पूरे संदर्भ को देखते हैं और समझते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको हम सब मानते हैं कि 21वीं सदी के तीसरे दशक का बिल्कुल अभी आगमन हुआ है, और हम अब इस स्थिति में कम से कम कोई भी जो आज की स्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, अनुसंधान के क्षेत्र में है, वो यह नहीं कह सकता कि मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। अनुसंधान की एक और बड़ी आवश्यकता होती है, वो होती है उसके अंदर संगठनात्मक जो दक्षता है या कौशल है वो कितनी है, वो भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें यात्रा जो होती है वो सब तरह की आवश्यकताएं मांगती है। वो प्रपोजल मेकिंग से लगाकर फिर उसके बाद में अगर किसी फंडिंग एजेंसी को गया तो वहां डिफेंड करने से लगाकर आने के बाद में उसको टूल कंस्ट्रक्शन से लगाकर
फील्ड वर्क से लगाकर, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट से लगाकर, विजिट टू लाइब्रेरी से लगाकर, ये अपने आप में एक बहुत एंगेजिंग काइंड ऑफ वर्क है जो आपसे बहुत सारा समय, श्रम और आपकी ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करवाता है। और इसके लिए मैं दो चीजों को हमेशा बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये सब चीजें भी आपके पास है, लेकिन अगर ये आखिरी की तीन चीजें नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। और वो दो चीजें हैं, एक तो मोटिवेशन। आपको सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज दे सकता है तो वो है मोटिवेशन, जो प्रेरणा है आपके अंदर की मुझे अनुसंधान करना है। ये प्रेरणा अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई तो फिर आपको अनुसंधान करने की उस यात्रा में जो छोटी मोटी बाधाएं जो सामान्य तौर पर हम सबके जीवन में आती है, वो बाधाएं आपको विचलित नहीं करेगी, रोकेगी नहीं, आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेगी। और एक किस्म की इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस फ्रॉम बोथ योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। रिसर्च डिमांड्स ए सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। सामान्य तौर पर हम जो लोग काम करते हैं, हमारे पास वो एक्सक्यूज हमेशा होता है कि मेरी काम की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। इसलिए उस काम के उन घंटों में से ही हमें कुछ स्वतंत्र घंटे इस तरह के काम के लिए निकालने पड़ते हैं, तभी वो संभव है। हम सबकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से इतर भी कई बार इस तरह के कामों में हमें जुड़ने के लिए अपने आप को लगाना होता है। और इन सब को लगाने के लिए जो बीच में जो शब्द है वो ध्रुव शब्द है, जो आपको एक तरह से ये बांधेगा। अगर ये आ जाए तो ये जो बाकी की 6 चीजें हैं ये अपने आप स्वतः चली आएंगी। वो है परसिवेरेंस, अध्यवसायिता, धीरज और जिद। ये तीनों अगर मिल जाए तो परसिवेरेंस बन जाएगा। और परसिवेरेंस अगर आ गया तो ये सब स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाएगा। और फिर आपके अनुसंधान की यात्रा, आपके शैक्षणिक जीवन की यात्रा, आपके एक अच्छे शिक्षक बनने के मार्ग की यात्रा बहुत सुगम, सरल और बड़े गंतव्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो जाएगी। अब यहां से मैं जो दूसरा हिस्सा है कि हमें एक प्रपोजल का निर्माण करना है और उसको हमें कैसे देखना और समझना चाहिए। तो क्रिएटिंग ए गुड रिसर्च प्रपोजल में मैं 3 चीजों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि वो 3 चीजें क्या है जो यह तय करने में हमें मदद करेगी कि किस तरह से हमें एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल का निर्माण करना चाहिए। उसमें जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है व्हाट रिसर्च इज इंटेंडेड, व्हाई इट इज बीइंग रिसर्च एंड हाउ द रिसर्चर प्रपोजेस टू कैरी आउट द रिसर्च। तो 3 चीजें हैं कि हम अनुसंधान से हमारा अभिप्राय या अभिप्रेत क्या है, क्या अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधानकर्ता का प्रस्ताव क्या है। अगर इन 3 चीजों को लेकर हम लोग क्लियर हैं तो फिर हमारे लिए एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल के निर्माण की जो मार्ग है वो सुगम हो जाए। क्योंकि देखिए एम्बिग्यूटी के साथ में, बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ में, बहुत सारे इफ एंड बट के साथ में आप इस यात्रा को आरंभ नहीं कर सकते। We have to have the clarity in our mind that what exactly is going to be done in this research, and research demands this clarity at the outset, beginning में ही चाहिए। उससे पहले आप जितना जद्दोजहद करनी है कर लीजिए, चाहे वो 6 महीने का समय लगे, 3 महीने का समय लगे, रिसर्च को पढ़ने में, समझने में, एक समझ विकसित करने में, जो आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को जिस दिन वो सोचे उस दिन प्रपोजल लिखने नहीं बैठना है। प्रपोजल लिखने की एक स्टेज है, वो तब आएगी जब इस यात्रा को आप यहां तक लेके आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने आप को तैयार कर चुके। आप अपने आप को तैयार करेंगे पहले कि whether I am really fit to engage into research or not. So first you have to prepare yourself mentally, psychologically, physically, academically. ये सब आयामों पर जब काम हो जाए और जब हमें लगे कि नहीं अब मैं बिल्कुल टेक ऑफ की स्टेज में हूं, मतलब रनवे पर आप ऑलरेडी तब आएंगे जब आप उससे पहले की जितनी तैयारी हो वो अगर कर चुके हैं तो फिर उस यात्रा को हम वहां से आरंभ करेंगे। और इसमें 2-3 चीजें और बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा प्रपोजल जो है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सरल और ईमानदार होना चाहिए।
एक अच्छा प्रपोजल क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, भाषा की दृष्टि से स्पष्ट और यथार्थवादी होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित होना चाहिए। ये उस अच्छे रिसर्च प्रपोजल की खूबसूरती होगी। अब एक लिस्ट में आपके सामने ऐसी एग्जॉस्टिव लिस्ट शेयर कर रहा हूं। पोटेंशियल प्रायोरिटीज एरिया ऑफ रिसर्च, आप देखिए एक एक एरिया जिसमें कम से कम 30, 25, 50 विषय हो सकते हैं जिन पर कि हम काम कर सकते हैं। और इसलिए कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है कि उस विषय पे बहुत काम हो चुका, तो वो बहुत ओवर जनरलाइजेशन है किसी भी विषय को लेकर यह कह देना कि उस विषय में बहुत काम हो चुका। हर विषय के अंदर हर समय में कुछ न कुछ नया किए जाने की गुंजाइश हमेशा उपलब्ध रहती है। हम ये बात केवल और केवल तब कह सकते हैं जब उस विषय में हमने उपलब्ध जितना भी ज्ञान है उसकी समीक्षा कर ली है, और हम उस समीक्षा के उपरांत उन रिसर्च गैप्स को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन वो स्थिति मुझे अभी तक इन इतने सालों के इस शोध के अनुभव के बाद कभी प्राप्त नहीं हुई। हमेशा हर विषय में ऐसा लगता है कि अभी भी समंदर की जितना गहरा खाली पड़ा हुआ स्थान है जिसमें बहुत यात्रा करना है, या आकाश की तरह पूरा खुला आकाश है उड़ने के लिए। इतना व्यापक संसार है जो अभी भी अनरिसर्च, बहुत काम करने की जरूरत है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है काम करने की। हमारी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत सारे अनुसंधान करने की आवश्यकता है, और उस अनुसंधान को जब हम अपनी पेडागोजी में, क्लासरूम पेडागोजी में लेके आएंगे, हमारे कुरिकुलम में लेके आएंगे, और फिर उसको प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल को जब साथ में लेके हमारे पूरे क्लासरूम कल्चर में उसको लेके आएंगे, और हमारे रिसर्च की जो नई जनरेशंस बनेगी, तो फिर वो एक अलग तरह का मध्य प्रदेश और अलग तरह का मध्य प्रदेश का हायर एजुकेशन हो। और उसके लिए हम कई विषय हो सकते हैं, एग्रीकल्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ST/SC इश्यूज है, रूरल डेवलपमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है। मैं इस लिस्ट में नहीं जाना चाहता। ये अपने आप में एक ऐसी व्यापक सूची है जो ये हमें बताती है कि कितने सारे विषय हैं जिन पर भी हम काम कर सकते हैं, और काम के उन बिंदुओं को हमें रेखांकित करने में, चिन्हित करने में कोई बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता शायद नहीं होगी। अब हम यहाँ से जब एक्चुअल मेकिंग ऑफ प्रपोजल पर जब आ रहे हैं, तो यहाँ जो शेष समय है वो मैं इस पर देना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रपोजल कैसे बनेगा। और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। और वो ब्लूप्रिंट क्या है? वो ब्लूप्रिंट है जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, जो आपकी रिसर्च की जो भी जर्नी है, चाहे वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, जितनी लंबी भी वो यात्रा होगी, उस यात्रा में वो मार्गदर्शक का काम करेगा। वो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा, और वो आपको मार्ग से अवरुद्ध नहीं होने देगा, विचलित नहीं होने देगा, आपको रास्ते से उतरने नहीं देगा, आपको रास्ते पर लेके चलेगा। और इसलिए ये रिसर्च प्रपोजल सैक्रोसेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये आपको हमेशा एक मार्ग प्रशस्त करने का काम करता है। अब एक अच्छा प्रपोजल जिसकी की लेंथ यूजुअल कोर्स में 10 to 12 पेज होती है, इट कैन रेंज फ्रॉम वो 2 पेज ज्यादा हो सकते हैं, 2 पेज कम हो सकते हैं, लेकिन आइडियली स्पीकिंग ये एक मोटा मोटी तौर पर एक साइज ऑफ रिसर्च प्रपोजल होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रपोजल बना रहे हैं, थोड़ा बहुत साइज का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन अगर इस मोटी साइज को हम पकड़ने की कोशिश करें और उसमें आगे बढ़ने की बात करें, तो 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें। एक रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपके उस काम करने के पीछे के लॉजिक को उस नॉन एक्सपर्ट को भी समझा दे। उस विषय का वो बिल्कुल जानकार न हो, लेकिन यदि उसको भी वो प्रपोजल अगर हम शेयर कर दें तो वो पढ़ के बता दे कि एग्जैक्टली आप ये करने वाले, और जस्टिफिकेशन क्या होगा उसमें। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे अंदर डिजायर टू हैव रीडर्स ऑफ द स्टडी, ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे अंदर हम उसके लिए पाठक पैदा कर पाए, ये चाहत होना चाहिए हमारे अंदर। और दूसरा, अंडरस्टैंड द रैशनल फॉर हाउ यू प्लान टू कंडक्ट द स्टडी, किस तरह से किया जाना है,
उसको लेकर क्लैरिटी होना चाहिए उस प्रपोजल में। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सप्लेन क्लियरली द रीडर्स व्हाट इज प्लान टू बी डन। नियोजन की क्या पृष्ठभूमि होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको एक अच्छे प्रपोजल को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और एक अच्छे प्रपोजल की क्या फीचर्स होना चाहिए, कब हम एक अच्छे प्रपोजल को बनाने के लिए तैयार हो गए, तो उसके लिए ये मेन फीचर्स होना बहुत जरूरी है। नॉलेज ऑफ द फील्ड, जिसकी बात मैं आराम से कर रहा था, कि उस विषय की जानकारी हमें पूरी चाहिए। उस विषय पर किस तरह का अनुसंधान हुआ है, उसकी बेसिक न्यूएंसेस क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, किन महत्वपूर्ण लोगों ने अभी तक क्या क्या उस विषय पर लिखा है, और हमारी अपनी क्या समझ हमने उसके आधार पर विकसित की है। ये मेन फीचर का पहला बिंदु है। फिर दूसरा, हम उसमें ओरिजिनल फोकस क्या करने वाले हैं। देखिए, हर विषय का एक ओरिजिनल फोकस होता है। जैसे मान लीजिए मैं डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता रहता हूँ बहुत सारा, तो हमेशा मेरा फोकस एक नहीं हो सकता, तो मैं उसके डिफरेंट डायमेंशन पे काम करता हूँ। जैसे इन दिनों में जो इमर्जिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप इन द ट्राइबल्स पर बात कर रहा हूँ, तो मेरा ओरिजिनल फोकस टू लुक इनटू द डिसेंट्रलाइजेशन इज टू सी द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ ट्राइबल लीडरशिप। तो ये ओरिजिनल फोकस को मुझे पहचानना पड़ेगा। वो कभी वुमेन लीडरशिप हो सकता है, वो कभी रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, वो कभी हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन के इश्यूज vis-a-vis रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज हो सकता है, वो ब्यूरोक्रेसी और तो लोकल लीडरशिप के बीच के इश्यू हो सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यू हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड ग्रासरूट गवर्नेंस हो सकता है, वेलफेयर मेजर्स एंड ग्रासरूट गवर्नेंस हो सकता है। हमको उस ओरिजिनल फोकस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके आसपास फिर हम अपना प्रपोजल डेवलप करेंगे। और जब हमें ओरिजिनल फोकस पता होगा, तो हम अपनी पूरी बातचीत को कभी भी डिबेट नहीं होने देंगे, हमारे ओरिजिनल फोकस को हम पकड़ के रखेंगे। और उसके लिए एक और चीज है जिसकी जरूरत पहले भी थी और अब भी है, कि इंटेलेक्चुअल रीडर। बिना इंटेलेक्चुअल रीडर के अनुसंधान की यात्रा में पढ़ना, प्रवेश करना और बढ़ना संभव नहीं है। तो ये तो पूर्व शर्त है ही, और उसके लिए हम सब अगर इस तरह के विषय में जाना चाहते हैं तो शायद उसकी आवश्यकता होती है और हम उसके लिए तैयार भी होते हैं। और दूसरा जो प्रपोजल की ब्यूटी ये होना चाहिए कि वो क्लियरली कम्युनिकेबल होना चाहिए और उसमें एबिलिटी होना चाहिए आइडियाज को आर्टिकुलेट करने की, उसमें स्पष्ट संप्रेषणीयता होना चाहिए और उसमें विचारों की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर उसमें विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से और कार्य योजना को बनाने की क्षमता होना चाहिए, उसमें फिजिबिलिटी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, व्यवहार्यता होना चाहिए, संधारणीयता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। हमको पता होना चाहिए कि हम इस प्रस्ताव का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रस्ताव में लगने वाली लागत क्या आएगी, और उस लागत को जो हमारी फंडिंग एजेंसी या हमारे अपने सोर्स परमिट करेंगे या नहीं करेंगे। हम कुछ भी प्रस्तावित नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्रस्ताव है। और प्रस्ताव के स्तर पर इन सब चीजों को लेकर हमारे पास बड़ी स्पष्ट क्लैरिटी होना ही चाहिए। अब यहां से फिर हम उस यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं जहां हम एक प्रस्ताव के निर्माण की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रस्ताव हो उसका एक टाइटल होता है, और टाइटल क्या है, कैसा होगा, तो टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी। तो छोटा होना चाहिए लेकिन वो स्पष्ट समझाने वाला होना चाहिए। और ब्यूटीफुली एक लाइन में लिखा है, द टाइटल शुड एनकैप्सुलेट इन फ्यू वर्ड्स द एसेंस ऑफ रिसर्च। जो अनुसंधान का जो सार तत्व है वो कुछ शब्दों में संपुटित करने की जो क्षमता रखता है, वो टाइटल में आना चाहिए। टाइटल संक्षिप्त होना चाहिए और सूचनात्मक होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और जो महत्वपूर्ण है, जो रेड लाइनर है, वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इट इज ऑफन बेस्ट नॉट टू राइट द टाइटल अंटिल यू हैव फिनिश्ड राइटिंग द रेस्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। ये हमेशा कहा जाता है कि आप जब कोई विषय चुने, उस विषय पर जब 10 से 12-15 पेज का जो अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं,
उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद में आपको टाइटल को रिविजिट करना चाहिए, अपने उस शीर्षक पर पुनः जाना चाहिए और वहां जाकर आप ये देखिए कि क्या आपने जो शोध प्रस्ताव का विषय चुना था वह बिल्कुल उपयुक्त है या नहीं है। यदि आपको अपने उस टेक्स्ट को लिखने के बाद जब टाइटल को रिविजिट करते हो और आपको लगता है कि देयर इज ए नीड टू मेक माइनर मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ few words changing here or there or some addition or alteration is needed, that should be done first to make the title only final once the whole proposal is written। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसको हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमने जो पहले 2 लाइन लिख दी और फिर वो हमारे लिए अंतिम सत्य हो गया। अंतिम सत्य पूरे प्रपोजल के लिखने के बाद जब हम जस्टिफाई कर दें कि यही टाइटल रहना चाहिए तो ही रहना चाहिए, अन्यथा उसमें अगर कोई आंशिक परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित है तो उसे करना चाहिए। एक और संदर्भ है कि टाइटल कैसे लिखा जाना चाहिए। टाइटल को लिखने का जो सबसे ज्यादा स्वीकार्य तरीका है वो है टाइटल हमेशा 2 भागों में बटा हो। पहला इश्यू अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो अनुसंधान का विषय है वो हमारा पहला हिस्सा बने, और लोकल ऑफ द स्टडी, जो अध्ययन का क्षेत्र है वो हमारे टाइटल का दूसरा हिस्सा बने। इस तरह से हम एक टाइटल का निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ निकल कर आता है, यूजुअली एम्स एंड सिग्निफिकेंस हम लोग वहां लिखते हैं जहां किसी फंडिंग एजेंसी को हम कोई प्रपोजल सबमिट कर रहे होते हैं, और ये आधे पेज का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है बिल्कुल इन द वेरी बिगिनिंग, इमीडिएट आफ्टर द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, कि एम्स एंड सिग्निफिकेंस क्या होगा। और इसमें ये 5 महत्वपूर्ण बातों को कहने का प्रयास किया गया है, और वो ये बताती है कि किस तरह से हमारा अनुसंधान जो है वो इनमें से किसके साथ जाएगा। तो सामान्य तौर पर या तो इनमें से किसी एक का हिस्सा होगा या एक से अधिक का हिस्सा होगा, लेकिन जो सोशल साइंस की मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च विल फॉल अंडर वन ऑफ द कैटेगरीज मेंशन्ड हियर, वो है डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ थ्योरी और मेथोडोलॉजी। या तो हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए सिद्धांत अथवा प्रविधि का निर्माण कर रहे होते हैं या विकास कर रहे होते हैं, हम नए ज्ञान का सृजन कर रहे होते हैं या नए तथ्यों का संग्रहण कर रहे होते हैं, द कलेक्शन और एक्युमुलेशन ऑफ ए न्यू बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। तीसरा है द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मेथड्स और टेक्निक, अनुसंधान की प्रविधि और तकनीक का विकास कर रहे होते हैं, या नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इश्यू और प्रॉब्लम, हम किसी समस्या या विषय को लेकर जो उपलब्ध ज्ञान है उसको समझ रहे होते हैं, या फिर आखिरी में हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र विशेष में जो नीति और क्रियान्वयन है उसकी स्थिति को जानते हैं। तो सामान्य तौर पर समाज विज्ञान के लगभग सभी अध्ययन इनमें से किसी एक या एक से अधिक विषय में आते हैं। अब यहाँ एम्स एंड सिग्निफिकेंस में हमें स्पेसिफिकली ये बताना होता है कि what exactly is going to be the nature of the study so that we can tell the reviewer। इसके बाद इसका जो अगला संदर्भ है वो है समस्या पर कथन या इंट्रोडक्शन, कुछ भी कह लें हम इसको। ये सामान्य तौर पर 1.5 से 2 पेज का, 1.5 to 2 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है, और ये इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजल होता है। जो सिनॉप्सिस डेवलप होती है उनको पढ़ने के बाद ये अनुभव हुआ है कि उसमें 2 तरह की गलतियां हो रही। जो समस्या पर कथन लिखा जाता है या इंट्रोडक्शन लिखा जाता है उसमें 2 तरह की चीजों का बहुतायत में उपयोग होता है, और वो 2 चीजें हैं, एक तो परिभाषाएं और एक ऐतिहासिक कालक्रम उस विषय के संदर्भ में। और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और इंट्रोडक्शन में ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की परिभाषा या किसी भी तरह का ऐतिहासिक विकास क्रम उस समस्या पर कथन का
संदर्भ नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आइडियली इट शुड कंटेन, फिर ये सवाल आता है। इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें समझना चाहिए कि द नॉलेज अवेलेबल कंसर्निंग द रिसर्च क्वेश्चंस, जो शोध प्रश्न हम बनाने वाले हैं उनको लेकर किस तरह का ज्ञान द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध है, उसको हमें यहाँ लाना चाहिए। द इश्यूज दैट आर बेसिस ऑफ द स्टडी, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने इस अध्ययन को करने के लिए हमें आधार प्रदान किया है, वो हमें बताना चाहिए। और तीसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम इन हाउ इट फिल्स रिसर्च गेप, और हमें यह बताना चाहिए कि किस तरह से जो उपलब्ध रिसर्च गैप है उसको ये अध्ययन फिल करेगा। ये कंसर्न होना चाहिए 1.5-2 पेज में। और इसीलिए यहाँ फिर एक रेड लाइनर है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यू मस्ट शो दैट योर रिसर्च क्वेश्चन इज सिचुएटेड इन एन एग्जिस्टिंग लिटरेचर which provides a background and context for your own research. Very clear. कि जो प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों की क्या पृष्ठभूमि है, उनको लेकर क्या जानकारियां हैं और किस तरह से वो सब जानकारियां उस एग्जिस्टिंग लिटरेचर के थ्रू इमिनेट होगी और वो हमारे उस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का हिस्सा बनेगी, जो ये बताएगी कि किस तरह से ये स्थिति, इसमें हम रिसर्च की जो निटिग्रिटी है, इंटीग्रेसीज है, इंटर रिलेशनशिप्स है, उनको यहाँ एग्जैक्टली अनरेवल करते हैं और उसके बाद में हम ये बताते हैं कि कैसे ये गैप आइडेंटिफाई हो रहा है और इसको हम इस रिसर्च के थ्रू फिल करेंगे। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और इसीलिए जब किसी फंडिंग एजेंसी को कोई प्रपोजल डिफेंड होने के लिए जाता है तो वहां एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की क्वालिटी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि what kind of intellectual rigor, what kind of academic effort, what kind of research acumen have been put into by the researcher to develop this research statement. क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी ताकत होता है एक अच्छे अनुसंधान प्रस्ताव के निर्माण की पूरी यात्रा। Every research has certain objectives. हर अनुसंधान के कुछ न कुछ आधारभूत उद्देश्य होते हैं। अब उद्देश्यों को लेकर कई सारे प्रश्न होते हैं हम सबके मन में कि कितने उद्देश्य होंगे, कितने नंबर आइडियल है। ये कई सारे लोग 3 बोलते हैं, कुछ 5 बोलते हैं, कुछ 7 बोलते हैं, कोई 9 बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नंबर प्रीफिक्स नहीं है, पूर्व निर्धारित कोई भी ऑब्जेक्टिव की संख्या नहीं हो सकती। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब के लिए समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो भी फ्रेम करें उनमें क्लियर सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन होना चाहिए, उनका अपना एक थ्योरेटिकल बेसिस होना चाहिए और वो हमारे जनरल फोकस रिसर्च क्वेश्चन से डेवलप होना चाहिए। उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ 3 थिंग्स, टाइम, एनर्जी एंड फाइनेंस। हमारे पास कितना समय है, कितनी एनर्जी है और कितने फाइनेंसेस अवेलेबल। और टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट। हम यूटोपियन अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स की पूरी उस कल्पना से अपने आप को बचा के रखें। दैट इज द ओनली वे to be very smart at the time of formulating objectives. Otherwise, what is happening? Some of the individuals are developing 7 to 8 research objectives, and they are not even able to address 3 to 4 objectives adequately. So, some of the objectives which were framed by the researcher are not even addressed by the researcher. ये जो fallacy है, इससे हमें बचना है। ये अनुसंधान को अधूरा बनाती है और आपकी इनकॉम्पिटेंस को उजागर करती है। और लिखने का क्या तरीका? लिखने का तरीका होना चाहिए टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड, टू प्रिडिक्ट, टू चेंज, टू इवैल्यूएट, टू असेस। उसी तरह से यदि हिंदी में लिखना है तो पता लगाना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, तुलना करना, इस तरह के समझना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। लेकिन ये सूची कोई अंतिम सूची नहीं है, इस सूची में और भी कई नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है। और बेसिक आइडिया ये है कि हमें कितने ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, उनको लेकर हमारे प्री माइंड में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि उनकी मेजरेबिलिटी कैसे होगी,
उनको हम कैसे वेरिएबल में तोड़कर कैसे मेजर कर पाएंगे, अचीवेबल होंगे या नहीं होंगे, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइमलीनेस, ये सब चीजें हमारे पास में बिफोर हैंड बहुत क्लियर होना चाहिए। दैट विल हेल्प अस टू फ्रेम द प्रॉपर काइंड ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसकी बात मैं बहुत आराम से कर रहा था और अब फिर से कर रहा हूँ कि ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्च प्रपोजल का भी हिस्सा होता है, लेकिन कोई भी रिसर्च बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रिसर्च प्रपोजल बनता ही नहीं है। रिसर्च प्रपोजल की जर्नी स्टार्ट होती है विथ द जर्नी टू द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं और वहां जब आप कुछ पुस्तकों को ढूंढते हैं, कुछ संदर्भ ग्रंथों को ढूंढते हैं, कुछ रेफरेंस मटेरियल को देखते हैं, वहां से आपकी रिसर्च की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। और अब सबसे पहले तो 2-3 तरीके हैं जिनको बहुत क्विकली मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से अनुसंधान की इस पूरी यात्रा में साहित्य की समीक्षा के संदर्भ को देखना और समझना चाहिए। कि सबसे पहले तो हमें लिटरेचर रिव्यू कितना करना है और कैसे करना है, ये बड़े सवाल आते हैं। तो देखिए, इसमें जो आइडियली स्पीकिंग है कि हम जो लैंडमार्क काम है, जो सबसे आधारभूत काम है विषय की, उनकी समीक्षा होना चाहिए, और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अद्यतन तक आए, जो लेटेस्ट है वहां तक आए, तभी तो हम रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण संदर्भ है, इसलिए इसमें भी संख्या का जो संकट है उससे हमें बचना चाहिए। इसमें अगर हम इन दोनों चीजों को अगर पर्याप्त ढंग से ला पाए हैं तो ये अपने लिए ये पर्याप्त है। दूसरा बड़ा संदर्भ है कि कैसे करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो रिसर्च रिव्यू के लिए कौन सा लिटरेचर है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कभी भी हरीडली टाइटल देखकर या केवल किताब के कवर को देखकर, कलेवर को देखकर, बहुत जल्दबाजी में उस पर्टिकुलर बुक को अपने रिव्यू के लिए आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। फिर आजकल जो एक ट्रेंड है जिसकी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम थीमेटिक रिव्यू करें। हम हमारे सब्जेक्ट मैटर को 2 से 3 से 4 भागों में बांटे, और फिर एक ही तरह की बात जिन 2 या 3 लेखकों ने कही है उनको सबको एक जगह लाकर एक वाक्य में, 2 वाक्य में उनकी समीक्षा करके उन सभी का नाम एक साथ लिखे इंटेक्स्ट साइटेशन में। ये तरीका आजकल ज्यादा कारगर, महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जा रहा है अभी के संदर्भ में। लेकिन इसमें एक और चीज है जो हमें देखना चाहिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हम लाएं, रिलेटेड आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको भी देखें, प्रेवलेंट ट्रेंड्स हैं उनको भी लाएं, अगर कोई रिलेटेड मेजर थ्योरीज है तो उनको भी लाएं, और फिर उसके बाद जो रिलेटेड मेन फाइंडिंग्स है उसको भी मेंशन करें, और लास्ट में जो गैप है उनको आइडेंटिफाई करें। अगर ये सब कर पाने में हम सफल होते हैं तो फिर ये हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपकी ताकत बनता है, और ये ताकत आपको आपकी रिसर्च को बिल्ड करने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़े मार्ग को प्रशस्त करता है। और दूसरा बड़ा संदर्भ है कि जो बड़ा संदर्भ है हमारा व्यापक, वो ये है कि किस तरह से हम शोध प्रश्नों का निर्माण, उपकल्पनाओं का निर्माण, और जो संबंधित प्रमुख सिद्धांत, उसकी किस तरह की रणनीति होगी, क्या पद्धति का चयन होगा, इन सब में वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए लिटरेचर रिव्यू इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी रिसर्च प्रपोजल मेकिंग। तो उसमें इस तरह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल है कि हर रिसर्च प्रपोजल में या तो हमें रिसर्च क्वेश्चंस लिखना चाहिए या फिर हाइपोथेसिस लिखना चाहिए। आई विल नॉट रिकमेंड और सजेस्ट researchers to have both research questions and hypothesis in one proposal. I will advise to go for either of the one. अब इसमें रिसर्च क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो रिसर्च क्वेश्चन बनाने के क्या तरीके होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जब एक रिसर्च प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया और उस रिसर्च प्रॉब्लम को देखने और जानने के लिए हमने हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए, और ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद हम ये क्लियर हो गए कि ये ऑब्जेक्टिव है जिनको हमें अचीव करना है, और वो अचीव हो जाएंगे तो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर देंगे। सेम इज द केस विद रिसर्च क्वेश्चंस। When we are able to segregate our research objectives into certain questions,
that questions will be termed as research questions. और इसमें what, why and how तरह के questions सामान्य तौर पर होना चाहिए और हम प्रश्न वो बनाएं जिनका हम उत्तर खोज सकते हैं, जिनका उत्तर हम प्राप्त करने की अपेक्षा हमारे अनुसंधान के माध्यम से रखते हैं, वो सब प्रश्न इसमें आना चाहिए। लेकिन यदि हमने रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनाया और हमने हाइपोथेसिस बनाई, तो फिर हाइपोथेसिस को कैसे बनाना चाहिए? हाइपोथेसिस को लेकर भी बहुत सारी एम्बिग्युइटी है। मुझे कई विश्वविद्यालयों की रिसर्च डिग्री कमेटी में जाने का मौका मिलता है, कई विश्वविद्यालयों की थीसिस को इवैल्यूएट करने का मौका मिलता रहा है और मेरा यह अनुभव है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है हाइपोथेसिस को लेकर। हाइपोथेसिस में एक टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट एफर्मिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, ये दो या अधिक चरों अथवा प्रत्ययों के बीच संबंधों को की व्याख्या करता है। सिंपल स्टेटमेंट, सामान्य कथन कभी भी उपकल्पना या परिकल्पना नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज्यादा जानने और समझने की जरूरत है। और दूसरा, वो जो दो कंसेप्ट्स है या दो वेरिएबल है, उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है, देन ओनली वी कैन टर्म दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट एज ए हाइपोथेसिस। और ये ग्रेट डील ऑफ थ्योरेटिकल वर्क की जरूरत लगती है, ये बड़ी मेहनत से लिटरेचर रिव्यू से निकल कर आता है और आप ऐसे ही बैठकर थीन एयर में कुछ सोचे और उससे एक हाइपोथेसिस निकल के आएगी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। और दो एग्जांपल्स में आपको समझाना चाहता हूं कि एक हाइपोथेसिस को कैसे लिखा जाना चाहिए। दो एग्जांपल है कि द हायर the socio-economic status of the family of a girl student, the more the encouragement of the family in her studies, the more she is likely to continue in the school system. ये एक एग्जांपल है। ये एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेप्ट्स की बात करता है। इसी तरह से दूसरा है द बेटर द पीयर ग्रुप इंटरेस्ट द मोर द गर्ल स्टूडेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू। ये भी एक अनदर एग्जांपल है। बोथ आर फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड बट both are very clearly and categorically mentioning about the cause and effect relationship between the two concepts, and that is the reason why we have to be very very alert and very precise, very clear in terms of making the hypothesis. और इसीलिए affirmative statement not a question, research questions are not hypothesis, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और hypothesis mean to be tested empirically, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम कोई भी उपकल्पना परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो उसका जो अगला बिंदु है वो ये होता है कि हम किस तरह से उस परिकल्पना या उपकल्पना का टेस्टिंग करेंगे और उसको रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे। और ये उस पूरी राइटिंग में आना चाहिए। जब कई सारी थीसिस में उपकल्पना देखने में आती है, लेकिन बाद में जब आप निष्कर्ष वाले चैप्टर में जा रहे हैं या एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के चैप्टर में जा रहे हैं तो उन उपकल्पनाओं की कहीं चर्चा ही नहीं है। ये जो आधा अधूरा उपकल्पना का पूरा जो संदर्भ है उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है जिसकी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये रेड लाइनर है, वहां से मैं बात को शुरू करना चाहता हूं कि रिमेंबर दैट द मेथड इज इन द सर्विस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। और इसीलिए द रिसर्च क्वेश्चन शुड नॉट बी ए वे ऑफ रैशनलाइजिंग योर चॉइस ऑफ मेथड। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अनुसंधान प्रविधि, जब हम किसी भी प्रपोजल के लिए रिसर्च मेथड को आइडेंटिफाई करें तो जो रिसर्च मेथड है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन, आपकी हाइपोथेसिस, आपके ऑब्जेक्टिव की सर्विस करने के लिए है, वो आपका मास्टर नहीं बनना चाहिए। वरना कई बार ये देखने में आता है कि लोगों ने मेथोडोलॉजी को इतनी ओवरलोडेड कर दी है कि वो डिक्टेट कर रही है पूरी रिसर्च को, और उसके कारण आपका ऑब्जेक्टिव बहुत कमजोर हो रहा है, आपकी रिसर्च क्वेश्चन बहुत बिखर रहे हैं और वो जो एडिक्वेट आंसर चाहिए वो नहीं आ रहे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये असल में ये हमारा साधन है उस साध्य की प्राप्ति का, तो साधन इतना बड़ा नहीं हो जाए कि वो हमारे साध्य की प्राप्ति के लक्ष्य ही हमको भटका दे। तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और उस दृष्टि से यदि हम देखें तो एक प्रपोजल में यूनिवर्स ऑफ द स्टडी है, जिसकी बात हमने लोकल ऑफ द स्टडी में
इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टाइटल जब कही थी वही यहाँ आपका यूनिवर्स ऑफ द स्टडी होगा। और उसके बाद में आता है सैंपलिंग फ्रेम। अब सैंपलिंग फ्रेम में किस तरह की सैंपलिंग होगी उसकी हम बात करेंगे। फिर सैंपलिंग के मेथड की बात आती है। सैंपलिंग के मेथड में देयर आर एन नंबर ऑफ सैंपल्स अवेलेबल। और सैंपलिंग हम क्यों करते हैं? सैंपलिंग हम इसलिए करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमारा बहुत बड़ा है, तो उस बड़े यूनिवर्स में हम सेंसस सर्वे नहीं कर सकते। और जब सेंसस सर्वे नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमको सैंपल करना पड़ेगा। और सैंपल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। ये माना ही जाता है कि हम जो भी सैंपल है, निदर्शन जो है वो हमारे जो अध्ययन क्षेत्र का वास्तविक प्रतिनिधि होगा, ऐसा मानकर ही हम सैंपलिंग करते हैं। और सैंपल में एक और चीज होती है, यदि आपका यूनिवर्स हेट्रोजीनस है, बहुत विविध किस्म का है, तो हमें सैंपल साइज को लार्ज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका यूनिवर्स होमोजीनस है, एक ही तरह का है, तो आप एक छोटे सैंपल से भी उसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए कई बार ये एक बड़ी फैलेसी, रिसर्च में लोग बोलते हैं कि आपको कम से कम इतना सैंपल लेना चाहिए। सैंपल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और डिग्री ऑफ द रिसर्च, कि हम पीएचडी कर रहे हैं इसलिए इतना बड़ा है, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए इतना बड़ा है, माइनर रिसर्च कर रहे हैं इसलिए इतना बड़ा होगा। ये एक रॉन्ग नोशन है सैंपलिंग के कंटेक्स्ट में। सैंपलिंग इज टू बी डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सैंपलिंग हम लोग लेने वाले। एक और सैंपलिंग को लेकर जो बहुत शब्द बहुत उपयोग होता है, रैंडम सैंपल, यादृच्छिक निदर्शन। हम बहुत ज्यादा बहुतायत में इसको पढ़ते हैं, और मेरे कई पीएचडी के वाइवा के अनुभव है जिनमें मैं बता रहा हूँ कि जब मैं यह पूछता हूँ अनुसंधानकर्ता से कि आपने यादृच्छिक निदर्शन शब्द का उपयोग किया है, रैंडम सैंपलिंग किया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट वाज द प्रोसीजर थ्रू व्हिच यू हैव टेकन द रैंडम सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स? एंड most of the time the answer is either inadequate or not appropriate. This is the worry which I wish to share with all of you, कि हम रैंडम शब्द का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन हम रैंडमाइजेशन कर नहीं रहे। और मैं आपको ये भी बहुत ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ कि कई बड़ी स्टडीज का मैं हिस्सा हूँ और जहां पर कि रैंडम सैंपलिंग हम लोग करते हैं। और रैंडम सैंपलिंग करने में मध्य प्रदेश में हमारे 3000, 2500, 3500 के सैंपल में we have been able to get exactly the similar kind of population structure of the state of Madhya Pradesh through random sample. और उसमें अर्बन, रूरल, एसटी, एससी, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन, मेल, फीमेल, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू द रैंडम सैंपल। तो रैंडम की ताकत तो बहुत है, पर रैंडम को हमको समझना पड़ेगा और रैंडम को करने आना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप अगर कोई प्राथमिक तथ्यों का संकलन कर रहे हैं तो कौन होगा आपका? क्या वो परिवार आपका अवलोकन की इकाई होगा, या वो व्यक्ति, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो सकता है, वो वोटर हो सकता है, वो पीडीएस का उपभोक्ता हो सकता है, किसी वेलफेयर स्कीम का बेनिफिशियरी हो सकता है, वो किसी शासकीय कार्यालय का कर्मचारी हो सकता है, वो किसी बिजनेस का व्यक्ति हो सकता है, वो सेल्समैन हो सकता है, वो विद्यार्थी हो सकता है, वो शिक्षक हो सकता है, कोई भी हो। ये आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई होगा कि यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, और इसको लेकर हमें बड़ी क्लैरिटी होना चाहिए। और हम जब भी उस अध्ययन की उस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, हमें इस प्रपोजल में इन सब चीजों को बहुत स्पष्ट लिखना और बताना चाहिए। इसके बाद किस तरह के तथ्यों का हम संकलन करेंगे? आजकल जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल की बात होती है या क्वेश्चनर की बात होती है, क्वेश्चनर जब हम डाक से भेजेंगे तो उसको क्वेश्चनर कहेंगे, यदि हम खुद जाके भरवाएंगे तो वो इंटरव्यू शेड्यूल होगा। और उसमें भी फिर हम किस तरह के डेटा कलेक्ट करेंगे, कितने ओपन एंडेड होंगे, कितने क्लोज एंडेड होंगे। यदि हम डेटा को भी दो तरह का लेना चाहते हैं, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था मल्टीपल मेथड की, तो क्या हम क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करेंगे और वो करेंगे तो उसमें टूल क्या होगा?
क्वांटिटेटिव डेटा करेंगे तो कैसा करेंगे, टूल और टेक्निक क्या होगी डेटा कलेक्शन की, उसकी बात हमें इसमें करना चाहिए। और फिर जब वो डेटा पूरा कलेक्ट हो जाएगा, ये मैं प्रपोजल मेकिंग के स्टेज की बात बता रहा हूँ जो हमें प्रपोजल में बताना है। फिर यहाँ हमें डेटा एनालिसिस का नेचर क्या होगा, क्या हम कोई स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल पैकेज यूज करेंगे जिसकी चर्चा आजकल बहुत सारी समाज विज्ञान के अनुसंधानों में होती है, SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, क्या हम उसका उपयोग करने वाले हैं, क्या हम कोई कंटेंट एनालिसिस करने वाले हैं, क्या हम कोई इंडाइसेस या स्केलिंग की टेक्निक को हम यूज करने वाले हैं, जिसका भी उपयोग हम करने वाले हैं उसकी यहाँ संक्षेप में चर्चा होना चाहिए। इवन टूल में ये तक बताना चाहिए कि हाउ मेनी वेरिएबल्स यू आर लाइकली टू हैव, हाउ मेनी रिसर्च क्वेश्चंस, हाउ मेनी व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द क्वेश्चनर और इंटरव्यू शेड्यूल, कितने प्रश्न होंगे, उसमें कितने प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, कितने खुले होंगे, इन सब की भी चर्चा होना चाहिए। और फिर आखिर में किसी भी फंडिंग एजेंसी को यदि हमने कोई रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया है या करना है तो उसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, आखिर उस अनुसंधान से प्राप्त क्या होगा, और उसकी चर्चा पॉलिसी मेकिंग आइदर फॉर द रीजन कंसर्न और द कंट्री की बात हम कर रहे हैं तो उसको हम बताएंगे, या मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन की बात हम कर रहे हैं उस प्रपोजल के थ्रू तो उसकी बात हम करेंगे, या कोई थ्री बिल्डिंग की बात हो रही है तो उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक सेलेक्ट बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस हमें उसमें लगाना होता है। उसमें उस पूरे 15 पेज, 12 पेज, 10 पेज के डॉक्यूमेंट को तैयार करने में जितना रेफरेंस मटेरियल हमने यूज किया है उसको एक स्टाइल में, चाहे उसका स्टाइल जो भी हम एडॉप्ट करें, ऑथर, टाइटल, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, अगर ये स्टैंडर्ड मेथड अगर हमने लिया है तो हमारे सभी रेफरेंस इसी पैटर्न में डेवलप होना चाहिए और उन सबको हमें एक लिस्ट इन द एंड ऑफ द प्रपोजल लगाना चाहिए। उससे ये तय होगा कि आपने किस तरह का रेफरेंस मटेरियल इस पूरे प्रपोजल को बनाने में यूज किया, और उससे रिव्यूअर को भी ये मैसेज जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट मैटर पर किस तरह के लिटरेचर की। एक बहुत क्विकली मैं बताना चाहता हूँ कि एक टाइम फ्रेम की जरूरत होती है, तो टाइम फ्रेम हमें कैसे बनाना चाहिए। टाइम फ्रेम में प्रिपरेटरी वर्क होता है, ड्राइंग ऑफ सैंपल होता है, टूल कंस्ट्रक्शन होता है, डेटा कलेक्शन होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा एनालिसिस होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है। दीज आर दी मेजर आइटम्स ऑन विच ए टाइम फ्रेम इज टू बी डेवलप्ड। इसमें देखिए आप दो चीजों पर बड़ा समय दिया गया, एक है डेटा कलेक्शन पे और दूसरा रिपोर्ट राइटिंग। मैं हमेशा इस बात को बहुत स्ट्रेस देकर कहता हूं कि आपके पास में हमेशा रिपोर्ट राइटिंग के लिए एडिक्वेट टाइम होना चाहिए। आप रिपोर्ट राइटिंग हरीडली नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव इनफ टाइम टू राइट योर रिपोर्ट, बी इट योर डॉक्टरल थीसिस और रिपोर्ट फॉर एनी रिसर्च प्रपोजल, बी इट माइनर और मेजर। तो जब भी समय, ये मैंने 18 मंथ को यहाँ एग्जांपल के थ्रू दिया है, ये आप वेरी कर सकता है। अगर 6 मंथ मेजर स्ट्रेस आजकल जो ये एक पैटर्न है जो 5 लाख से लगाकर 7 लाख से लगाकर 10 लाख से लगाकर 12 लाख 15 लाख 20 लाख तक का जो भी प्रपोजल बनना है उसमें ये मोटा मोटी आइडिया होता है जिसके आधार पर हमें प्रपोजल का निर्माण करते हैं। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एज ए रिसर्चर, अगर आपको मैं देखूं कि आप इस पूरी यात्रा में कैसे सम्मिलित हो, तो मेरे तरफ से कुछ टेक अवे है आपके लिए। ये टेक अवे है कि आप डिटेल्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए एक रिसर्चर को, असंबद्ध पर्यवेक्षक। हमें विषय वस्तु का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कई बार हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारे अपने वैचारिक आग्रह, कई बार हमारी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं उस विषय को लेकर हमें एक तरफ खींचती है, लेकिन विषय और विषय की जो
सत्यता है वो कुछ और कह रही है। तो इसके बीच का जो द्वंद्व है उसमें कई बार हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हमारे अपने आग्रह हमारे साथ रहे, लेकिन अनुसंधान के समय वो उस पर आरोपित ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डिटेल्ड ऑब्जर्वर रहें। दूसरा, हमें एम्पैथेटिक ऑब्जर्वर होना चाहिए, हमें समानुभूति पर्यवेक्षक होना चाहिए, हम सब चीजों को एक जैसा देख पाए, ये हमारी ताकत होना चाहिए। और तीसरा है फेथफुल रिपोर्टर, हमें निष्ठावान प्रतिवेदक होना चाहिए, हमने जो देखा है वही हम लिखें। और अनुसंधान जब भी हम करें तो हमारा जो भी उत्तरदाता है या जो अध्ययन का क्षेत्र है, उन भाषाओं के प्रति भी हमारी समझ होना चाहिए और इसलिए वो मीडिएटर ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव पार्टनर होना चाहिए। एक अनुसंधानकर्ता को एक चिंतनशील सहयोगी की तरह होना चाहिए और अंत में उसे एक डायलॉजिक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, उसे संभाषणीय अनुदेशक की तरह कार्य करना चाहिए। और अनुसंधान की दृष्टि से जो विकल्प इन दिनों उपलब्ध है, जिसमें आप सब लोग भी प्रयास कर सकते हैं, उसमें आईसीएसआर एक मेजर फंडर के रूप में है, जिसकी बात हो रही है कि वो मेजर, माइनर और इम्प्रेस के प्रोजेक्ट देगा। उससे बड़ा एक जो बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद एनआरएफ जो आ रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वो एक बहुत बड़ा फंडर होने वाला है। हो सकता है आईसीएसआर भी इसके साथ हिस्सा बने इसका। और बहुत सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज, नीति आयोग बहुत सारा अनुसंधान करवाता है, यूनिसेफ, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक बहुत सारे अनुसंधान करवाते हैं, फाउंडेशंस और एनजीओज भी बहुत सारे अनुसंधान करवाते हैं। इन सब में सम्मिलित होने का प्रयास किया जा सकता है और इन सब के माध्यम से भी हम उस पूरी यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। मेरा प्रयास ये था कि मैं आपको दो तरह से इस विषय पे बात करूं कि एक तो एक अच्छे प्रस्ताव का निर्माण कैसे हो और दूसरा आपके माइंड को मैं इतना इग्नाइट करूं और फैसिलिटेट करूं कि आप में से कुछ लोग इस अनुसंधान की प्रक्रिया का हिस्सा बने, जिससे हम हमारे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयीन परिसरों में शोध की संस्कृति का, पारिस्थितिकी का, प्रतिबद्धता का, अनुशासन का, बौद्धिक जिजीविषा का और शोध स्पृहा का वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर सकें। मैंने थोड़ी सी लंबी बात आपसे कर ली, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद और आयोजकों के प्रति आभार। धन्यवाद। सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से आज एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मतलब समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। सर, वैसे भी क्या होता है कि ऑफलाइन मोड पे जब हम लोग कोई लेक्चर देते हैं तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है और ऑनलाइन मोड पे थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन आपने बहुत ही सरल तरीके से इसको मतलब बड़ी समस्या को आपने आज सुलझाया हमारी। सभी प्रतिभागियों ने इसका लाभ उठाया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वर्कशॉप में शोध विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर, फैटर्निटी और इवन प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं, कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सर, ये बात मैंने आपकी जो सही आपकी लगी मुझे कि वर्तमान में महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज में शोध के हालात वाकई में बहुत खराब हो चुके हैं। जो हम जिन शोध की बात करते हैं वो क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज दोनों ही अप टू मार्क नहीं है। और एक तो एपीआई स्कोर ने रिसर्च की हालात और खराब कर दी है, खासकर जो हम लोग टीचर्स लोगों ने जो एक दौड़ लगा रहे हैं मतलब रिसर्च करने के लिए सिर्फ एपीआई स्कोर को लेकर, तो वो स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। फिर कुछ फेक जर्नल्स जो बढ़ गए हैं उन्होंने और स्थितियां खराब कर दी हैं। इंटरनेट और इजी जो हमको मटेरियल अवेलेबल हो रहा है उससे जो कट एंड पेस्ट की जो प्रक्रिया बढ़ गई है वो उसने भी रिसर्च की हालत को खराब कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद ही हमारी जिम्मेदारी है कि इंस्टीट्यूट में रिसर्च कल्चर को एनवायरमेंट और उसके एनवायरमेंट को डेवलप किया जाए ताकि स्टूडेंट और प्रोफेसर ईमानदारी से सोशल इश्यूज से कनेक्ट हो
और समाज की समस्याओं को शोध के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। सर, आपने बहुत ही सीमित समय में हमारे शोधार्थियों को रिसर्च क्या है, क्यों जरूरी है और एक अच्छे रिसर्च की क्या विशेषता होती है, रिसर्च प्रॉब्लम और एरियाज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, एक रिसर्चर में क्या क्वालिटीज और स्किल होना चाहिए, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर की रिसर्च की संभावना हमेशा बनी। सही बात है सर कि रिसर्च कभी भी कोई भी एरिया ऐसा नहीं होता कि जिसमें पूरा मतलब उसमें रिसर्च पूरा हो चुका है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। हमेशा कुछ ना कुछ संभावना बनी रहती। इसके साथ साथ एक रिसर्च प्रपोजल कैसा होता है, हम टॉपिक कैसे लिखेंगे, टाइटल कैसे लिखें, एम और सिग्निफिकेंस किस प्रकार से लिखा जाए, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस की क्या आवश्यकता होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस आपने बताया सर कि वाकई में कि हमको हम इतना महत्व ना दे कि वही रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। तो मतलब स्टूडेंट समझ गए होंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं देना, उतना ही उसको रखना है जितना कि आपको रिसर्च वर्क करने के लिए आवश्यक है। फिर सैम्पलिंग फ्रेम और साइज कैसा होना चाहिए, टाइम फ्रेम, प्रोजेक्ट की टाइम फ्रेम किस प्रकार की बनाई जानी चाहिए और रिसर्चर के क्या रोल होते हैं। इसके साथ साथ आपने जो रिसर्च फंडिंग कहाँ से मिल सकती है इसके बारे में जो जानकारी दी, तो मुझे लगता है कि सर बहुत सारे बच्चे जो अभी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन लोगों को इस आज का जो आपका लेक्चर रहा है उससे इससे फायदा मिलेगा कि वो किस प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें, कैसे नया प्रपोजल प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इन सब में उनको मदद मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माता जीजाबाई कॉलेज की तरफ से, और साथ साथ मैं हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स है उन लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ कि वो बड़े ही ध्यान से, मैं देख रही हूँ सर कि लगातार जुड़े हुए थे लोग और उसमें मेरे को स्कॉलर्स ज्यादा दिख रहे थे, तो इन्होंने अपना समय दिया है, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देती हूँ सर। और विशेष रूप से आपने इतना सारी चीजें बताई हैं और इतने कम समय में हमको बताया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ सर। मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इस बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।